स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो ये लेक्चर हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के क्लास में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 है आज। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि पार्ट 2 तो ठीक है, पार्ट 1 कहां पर है, तो इसी चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन में आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है। जल्दी जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो एंड इस सेशन को शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। तो ये जो टॉपिक है चैप्टर के बीच में एक बॉक्स में दे रखा है छोटा सा, पर हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे कवर करेंगे। क्लास 10th तक हमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है एंड फिर क्लास 11th में तो चलो ठीक है, फिर क्लास 12th में आकर बच्चों को लगता है कि क्या हुआ, 10th तक तो बहुत कुछ पढ़ा गांधी जी के बारे में, उसके बाद 12th में आकर खत्म हो जाती है गांधी जी के बारे में, हम ये कहानी फिर नहीं पढ़ते। नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ने लगते हैं। तो होता क्या है एग्जैक्टली गांधी जी की कहानी में क्या होता है, वो हम इस टॉपिक में थोड़ा समझेंगे। तो ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब हमें आजादी मिल रही थी। उस टाइम पर गांधी जी कहां पर थे? कोलकाता में थे। एंड कोलकाता में क्यों थे गांधी जी? कोलकाता में हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत भयंकर वायलेंस हो रहा था उस टाइम पर। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए गांधी जी कोलकाता पहुंचते हैं। जब गांधी जी वहां पर जाते हैं तो इतना वायलेंस देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। गांधी जी सोचते हैं कि यार मैंने देश में सबको नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाया, सत्याग्रह सिखाया, पर मेरे सारे प्रिंसिपल्स फेल हो गए हैं क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आपस में इतना लड़ रहे थे, इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा था। ठीक है, गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड हिंदूज एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस। गांधी जी ने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को समझाने की कोशिश करी कि वायलेंस मत करो। एंड जब गांधी जी कोलकाता जाते हैं तो कोलकाता में जो वायलेंस है वो वायलेंस थोड़ा कम भी हो जाता है। एंड इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर हम देखते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ में कोलकाता के स्ट्रीट्स में आते हैं, सड़कों में आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। हमारे गांधी जी प्रेयर मीटिंग्स भी रखा करते थे, जहां पे बहुत सारे लोग आते थे एंड प्रेयर मीटिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम भी, प्रेयर मीटिंग भी गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इरप्टेड वंस अगेन। तो कह रहे हैं कि बीच में तो गांधी जी जब वहां पे गए थे, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस कम हो गया था, पर उसके बाद वायलेंस फिर से बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे में गांधी जी क्या करते हैं, जब वायलेंस फिर से होने लग जाता है तो गांधी जी कहते हैं कि वो फास्ट रखेंगे। फास्ट रखेंगे मतलब वो खाना नहीं खाएंगे जब तक कोलकाता में पीसफुल नहीं हो जाता सब कुछ। ठीक है, एंड फिर वो सक्सेसफुल भी होता है, वो फास्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है एंड कोलकाता में धीरे धीरे थोड़ा पीस आने लग जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, अगले महीने हमारे गांधी जी आ जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में भी क्या चल रहा था, बहुत भयंकर वायलेंस चल रहा था। ठीक है, और गांधी जी इस वायलेंस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थे। He was deeply concerned about ensuring Muslims should be allowed to stay in India with dignity. गांधी जी बार बार बोलते थे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, वो भी बराबर सिटीजन्स हैं, उनको वैसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो ये भी कहते थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान को रिलेशंस ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के चलते गांधी जी जनवरी 1948 में भी एक फास्ट रखते हैं एंड इस फास्ट को ऐसा कहा जाता है कि ये गांधी जी का लास्ट फास्ट था। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है समझते हैं। गांधी जी के बारे में एक चीज है, गांधी जी जब भी फास्ट रखते हैं ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। कोलकाता में उन्होंने फास्ट रखा, सारा वायलेंस खत्म हो गया। सेम चीज उन्होंने दिल्ली में भी जब आकर फास्ट रखा तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस थोड़ा कम हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी बातचीत होने लगी, रिलेशंस थोड़े ठीक होने लगे। पर गांधी जी के ये जो एक्शंस थे ना सबको पसंद नहीं थे, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, हिंदूज में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, मुस्लिम्स में भी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनको गांधी जी के ये एक्शंस बिल्कुल पसंद में नहीं आते थे। एंड गांधी जी को पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के इन एक्शंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बावजूद गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो प्रेयर मीटिंग्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर ये बात है 30 जनवरी 1948 की। एक एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। वो क्या करते हैं, दिल्ली में इवनिंग प्रेयर रख रहे होते हैं गांधी जी, प्रेयर मीटिंग उनकी चल रही होती है। तो इवनिंग प्रेयर जब चल रही होती है गांधी जी की दिल्ली में, वहां पर गोडसे पहुंचते हैं एंड वो 3 बार गांधी जी को शूट करते हैं एंड यहां पर अनफॉर्चुनेटली गांधी जी की डेथ हो जाती है। Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance। तो ये जो इतनी बड़ी कहानी आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, गांधी जी की नॉन वायलेंस की कहानी, जस्टिस की कहानी, यहां पर आकर गांधी जी की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये गांधी जी एंड ये गोडसे की इमेज है, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी की कहानी हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। पार्टीशन वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारी उस दौरान। अब इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था ना, तो इंडिया में उस टाइम पर 2 टाइप के एरियाज होते थे, ठीक है। एक तो होता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और एक होता था प्रिंसली स्टेट। क्या मतलब है इसका समझते हैं। मान लो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में एक टाइप का एरिया तो ऐसा होता था जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, ठीक है। और एक दूसरे टाइप का एरिया होता था जहां पर कहने को तो राजा रानी होते थे, ठीक है, कहने को तो किंग एंड क्वीन का सिस्टम चलता था, पर ये राजा रानी ब्रिटिशर्स के नीचे काम करते थे। ब्रिटिशर्स जो कहते थे राजा रानी को मानना पड़ता था। तो ऐसा एरिया जहां पर वैसे तो राजा रानी है पर राजा रानी को ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ रही है, उन एरियाज को हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड क्या इशू था उस दौरान, ये समझने की कोशिश करते हैं। Several large and small states ruled by princes called princely state enjoyed some form of control over internal affairs। तो क्या कह रहे हैं कि उस दौरान बहुत छोटे छोटे और कुछ केसेस में बहुत बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे जहां राजा रानी होते थे, उनके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था पर उन्हें ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ती थी। इसे हम कहते हैं पैरामाउंटसी और सुजेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब कहने को राजा रानी है पर हम ये मान रहे हैं कि राजा रानी से ऊपर हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड हम ब्रिटिशर्स की बात को मानने के लिए तैयार हैं, राजा रानी भी मानते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। उस टाइम पर हमारा पूरा जो इंडियन एम्पायर था उसमें से 1/3 हिस्सा ऐसा था जहां पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो 4 में से 1 इंडियन तो ऐसे होते थे जो कि इस टाइप के एरिया में प्रिंसली स्टेट्स में रहा करते थे। द प्रॉब्लम, अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रिंसली स्टेट होता क्या है। अब प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। तो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने से कुछ टाइम पहले, ब्रिटिशर्स एक अनाउंसमेंट करते हैं, पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। तो अब इंडिया को आजादी मिल रही थी तो ब्रिटिशर्स अनाउंस कर देते हैं कि अब से ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट को कंट्रोल नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, उस दौरान हमारे देश में कुछ 565 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा था कि ये 565 प्रिंसली स्टेट, इनको भी आजादी मिल गई है, ये ब्रिटिशर्स के नीचे काम नहीं करेंगे।
the British government took the view that all these states were free to join. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट से कहती है कि भाई आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है ना, देश को आजादी मिल रही है तो हर एक प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप जाकर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आपको पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना तो आप आकर इंडिया को ज्वाइन कर लो। अगर आपको इंडिया भी ज्वाइन नहीं करना तो आप खुद का एक इंडिपेंडेंट देश बना लो। तो ये 3 चॉइसेस थे प्रिंसली स्टेट के पास, ठीक है। द डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द रूलर। अब ये डिसीजन कि प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, इंडिया का पार्ट बनेगा, या वो खुद का देश बनाएंगे, ये डिसीजन उस एरिया की जनता नहीं ले रही थी। वहां पर जो रूलर थे, वहां पर जो राजा रानी या प्रिंस थे, वो ये डिसीजन ले रहे थे। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि अगर सारे प्रिंसली स्टेट्स बट जाते, सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया को छोड़कर चले जाते, तो क्या होता, हमारा इंडिया और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। और ये प्रॉब्लम उस टाइम पर जैसे ही ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं कि हमने प्रिंसली स्टेट को भी आजाद कर दिया, वैसे ही धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ट्रेवानकोर के जो राजा थे, केरला का एक रीजन है, उस टाइम पर बात करी जा रही है कि वहां के जो रूलर थे वो ये अनाउंस कर देते हैं कि मैं तो किसी कंट्री को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। सिमिलरली हैदराबाद में जो राजा थे, निजाम बोला जाता है, तो निजाम जो थे हैदराबाद के, वो भी सेम अनाउंसमेंट कर देते हैं अगले दिन कि मैं अपने रीजन को इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं। और भोपाल में जो नवाब थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो धीरे धीरे हमें दिखने लग जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं, शायद वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, है ना। और अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब ये होगा कि देश और ज्यादा बढ़ जाएगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर पीपल ऑल्सो लुक्ड ब्लीक। और अगर आप इन रीजन्स को देखो जहां पर राजा रानी का सिस्टम चल रहा था, इन लोगों को तो डेमोक्रेसी भी नहीं मिल पाएगी, है ना। इनके यहाँ पर फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लग पाएगा, यहाँ पर राजा रानी का सिस्टम चलता रहेगा, तो इन एरिया में डेमोक्रेसी भी हट जाएगी। दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनिटी। ये बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन था। क्यों? क्योंकि जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आजादी के लिए, हम तब से पूरे इंडिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि देश बढ़ जाए और पाकिस्तान बन जाए, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज सा सिचुएशन था कि कहीं देश में डेमोक्रेसी, एकता, यूनिटी, ये सब हट ना जाए। इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉन डेमोक्रेटिक। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में इन लोगों का जो गवर्नमेंट चलाने का तरीका था वो नॉन डेमोक्रेटिक था, ठीक है। ये लोग डेमोक्रेसी को फॉलो ही नहीं करते थे। तो हमें ये भी टेंशन थी कि ये जो प्रिंसली स्टेट है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको राइट्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये एक मैप है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। इस मैप में जितने भी ब्लू एरियाज है ना, ब्लू एरियाज मतलब वहां पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया का मैप तो सबको पता है। आप एक बार थोड़ा आंखें बंद करके इमेजिन करके देखो कि अगर इंडिया के मैप में से इन सारे ब्लू रीजन्स को हम हटा दे तो कितना बुरा होता ना। फिर तो ये हमारा इंडिया रहता ही नहीं, है ना। फिर हमारा मैप कितना अलग होता। तो हमारे लिए ये बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि इन सारे ब्लू रीजन से हमने बात करी, हमने इन्हें मनाया कि आप आकर इंडिया का पार्ट बनो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा इस दौरान, ये समझने की कोशिश करते हैं। The interim government took a firm stance against the possible division of India. तो उस टाइम पर एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में। एंड हमारी गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी कि देश इससे ज्यादा नहीं बंटना चाहिए, ठीक है। The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the state should be free to adopt any course they like. मुस्लिम लीग का तो मानना था कि प्रिंसली स्टेट को जो करना है वो करने दो, पर हमारी कांग्रेस का क्या मानना था कि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पार्ट बनने चाहिए। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो कि इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक प्रिंसली स्टेट से जाकर बात करी, नेगोशिएशन करा एंड उन्हें मनाया कि आप लोग हमारे इंडिया का पार्ट बनो। और हो सकता है ये सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा हो कि चलो ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में गए, उनसे बात करी, उन्हें मनाया कि आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, पर जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये समझाने के लिए। आज के टाइम का जो ओडिशा है ना, उस दौरान ओडिशा में ही 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे। तो सोचो, हमने इन सारे 26 स्टेट्स को एक एक करके मनाया कि आप हमारे इंडिया का पार्ट रहो। ठीक है, तो आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है कि उस टाइम पर सारा स्टेट्स का अरेंजमेंट अलग था। जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना आसान तो नहीं था। सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, वहां पर 14 बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, 119 स्मॉल स्टेट्स थे। तो इन सब को हमें मनाना था कि आप इंडिया का पार्ट बनो। तो गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? गवर्नमेंट की अप्रोच में गवर्नमेंट ने 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया। पहला तो गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई कि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट खुद अपने मर्जी से इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। तो यहां पर हमारा काम हल्का सा आसान हो गया था। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते थे। सेकेंड हमारी अप्रोच क्या रही? हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। जब हम प्रिंसली स्टेट्स को मनाते थे इंडिया का पार्ट बनने के लिए, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते थे। हम उनसे कहते थे कि हम आपको आपके हिसाब से हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको थोड़े एक्स्ट्रा पावर्स देंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा आजादी देंगे। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। और क्या करा हमने? हमारा थर्ड अप्रोच क्या था? देखो, इंडिया का इस टाइम पर ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका था। तो इस टाइम पर हमारे इंडिया के लीडर्स के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी कि देश ऑलरेडी बट चुका है, इससे ज्यादा देश बट जाए ये हम बिल्कुल भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमें प्रिंसली स्टेट्स को मनाकर इंडिया का पार्ट बनाना ही होगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही हमने बहुत सारे स्टेट से बातचीत कर ली थी और उन्हें मना लिया था कि आप हमारे इंडिया का पार्ट बन जाओ। तो उस दौरान एक डॉक्यूमेंट होता था, डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो हम लोगों ने उस दौरान ज्यादातर जो राजा लोग थे उनसे साइन करा लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर। तो जैसे ही इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करा, इनका प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे थे। कह रहे हैं कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनको इंडिया का पार्ट बनाने में हमें थोड़ी ज्यादा दिक्कत आई, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इन सबको मनाना थोड़ा मुश्किल रहा। जूनागढ़ को कैसे मनाया कि आप इंडिया का पार्ट बनो? यहाँ पर हमने एक प्लेबिसाइट कराया था। हमने यहाँ की जनता से ही पूछ लिया था कि आप बताओ आपको क्या करना। ज्यादातर लोगों ने बोला कि उन्हें इंडिया ज्वाइन करना है, उसी के चलते जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया जाता। कश्मीर में क्या हुआ वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। कश्मीर आपने थोड़ा थोड़ा अलग अलग बचपन में भी छोटे छोटे क्लासेस में कश्मीर के बारे में कुछ कुछ सुना होगा, पर चैप्टर 8 में आपको इन डिटेल कश्मीर के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जूनागढ़ तो हमने समझ लिया, कश्मीर चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। क्या बचा? मणिपुर बच गया, हैदराबाद बच गया। इन दोनों को थोड़ा एक एक करके इन डिटेल समझते हैं। हैदराबाद से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर हैदराबाद हमारा सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो आज के टाइम का जो थोड़े से हिस्से महाराष्ट्र के, थोड़े से हिस्से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के, अगर आप इन सारे रीजन्स को जोड़ दो तब जाकर उस टाइम का हैदराबाद बनता था। ठीक है, तो हैदराबाद को अगर आप थोड़ा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ दो तो जाके उस टाइम का हैदराबाद बनता था। बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, और वहां पर एक राजा थे, राजा के लिए एक टाइटल यूज करा जाता था निजाम। तो राजा को निजाम बोला जाता था। और जो निजाम थे वो पूरे वर्ल्ड में ही वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक थे।
बहुत ज्यादा पैसा था राजा के पास, बहुत ज्यादा उनका जो किंगडम था वो भी बहुत बड़ा था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना ज्यादा पैसा है, तो आपके दिमाग में शायद यही ख्याल आएगा कि मैं खुद का देश बनाऊंगा, मुझे इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो निजाम काफी लंबे टाइम तक ये बोलते रहते हैं कि मैं तो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखूंगा। ठीक है, तो बीच में निजाम ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब उन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं करा था, पर पूरे तरीके से मना भी नहीं करा था। हम लोग बातचीत करते रहते थे, हम लोग मनाने की कोशिश करते रहते थे निजाम को कि आप इंडिया का पार्ट बन जाओ। ये एक फोटो भी है हमारे एनसीईआरटी में जहां हमें दिख रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम साथ में खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना लो। ठीक है, तो ये सब एक तरफ चल रहा था। दूसरी तरफ क्या था, हैदराबाद के जो लोग हैं वो राजा से, हैदराबाद में कुछ लोग राजा से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो वो लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे या जो विमेन थी, उनको बिल्कुल नहीं पसंद थे निजाम। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आवाज उठाते हैं और ये राजा के खिलाफ एक मूवमेंट चालू कर देते हैं। अब देखो, राजा तो राजा होते हैं, है ना, राजा के पास पैसा है, पावर है, तो अगर आप राजा के खिलाफ आवाज उठाते हो तो राजा के पास अपनी खुद की आर्मी है, उनके लिए बहुत आसान है आपको चुप करा देना। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट जब चल रहा था तो इस मूवमेंट के लोगों को कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो अब जब इतने सारे लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राजा क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री को भेज देते हैं एंड इस मिलिट्री से बोल दिया जाता है कि जो भी राजा के खिलाफ आवाज उठा रहा है उनको चुप कर दो। तो राजा की ये जो मिलिट्री थी इसे राजाकर्स कहा जाता था। और ये जो राजाकर्स है ना, ये बहुत भयंकर वायलेंस करते हैं हैदराबाद में। ये इस दौरान लोगों को मर्डर करते हैं, मेम करते हैं। मेम मैंने आपको बताया था ना, मतलब किसी को इस हद तक पीटना कि वो बेचारा इंसान ठीक ना हो पाए। विमेन को रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, लूट मचाई जाती है। पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे थे। अब जब इतना वायलेंस होता है हैदराबाद में तो ये बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचती है। हमारी गवर्नमेंट अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी को भेजती है हैदराबाद में। हमारी इंडियन आर्मी राजा की आर्मी को हरा देती है एंड उसके बाद हम हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना लेते हैं। तो ये पूरी हैदराबाद की कहानी थी कि हैदराबाद को कैसे हमने इंडिया का पार्ट बनाया। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर, आजादी मिलने के कुछ दिन पहले मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन तो कर लिया था। ठीक है, पर उसके बाद भी मणिपुर को पूरे तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं बनाया गया था। तो कैसे मणिपुर को हम इंडिया का पार्ट बनाते हैं वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मणिपुर में क्या था, मणिपुर की जनता बहुत ज्यादा राजा के ऊपर फोर्स प्रेशर डाल रही थी कि हमें तो इलेक्शन करना है। तो इसी प्रेशर के चलते राजा क्या करते हैं, मणिपुर में इलेक्शन कराते हैं जून 1948 में। ठीक है, तो मणिपुर में उस टाइम पे क्या था, राजा भी थे पर इलेक्शन भी चल रहा था। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। मणिपुर पहला ऐसा हिस्सा था इंडिया का जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज करके प्रॉपर इलेक्शन कराए गए। तो जब इलेक्शन होता है उसके बाद मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अलग अलग पार्टीज के लोग थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि मणिपुर को इंडिया का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस के जो लोग थे उनको तो कूल था, वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो कह रहे थे कि मणिपुर को पार्ट बना दो इंडिया का। पर जो बाकी पार्टी के लोग थे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया को ज्वाइन करने में।
ऐसे में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट राजा से बात करती है, हम राजा के ऊपर प्रेशर डालते हैं, राजा से एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, मर्जर एग्रीमेंट। सितंबर 1949 में राजा ये एग्रीमेंट साइन करते हैं। जैसे ही राजा ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, मणिपुर हमारे इंडिया का पार्ट बन जाता है। पर मणिपुर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं वो अक्सर इस चीज से गुस्सा रहते हैं कि आप लोगों ने तो राजा से बात करके मणिपुर को इंडिया का पार्ट बना लिया, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना जरूरी तक नहीं समझा कि क्या मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाए या ना बनाए। आज के टाइम पर भी मणिपुर में कुछ कुछ लोगों को इस चीज को लेकर एक गुस्सा रहता है, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन लिया ही नहीं गया। ये कार्टून है जो कि हमारे एनसीईआरटी में है, एंड कार्टून बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, दिस कार्टून कॉमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड रूरल इन प्रिंसली स्टेट एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू। तो क्या था, इसमें प्रिंसली स्टेट वाला सिचुएशन दिखाया जा रहा है। तो ये तो जनता है, ठीक है, जनता के ऊपर राजा बैठे हुए हैं, जनता की हालत देखो बहुत बेकार है, राजा मस्त बैठे हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं और वो राजा से कह रहे हैं कि आप खड़े मत हो, आप बैठे रहो, आप बस ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, ठीक है, आप बस ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके मुझे दे दो। तो हम उस टाइम पे राजा लोगों को मना रहे थे ना कि आप इंडिया का पार्ट बनो, तो उसी एग्जाम्पल, उसी सिचुएशन के बारे में बात करते हुए एक कार्टून यहाँ पर बना रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिक्कत थी हमारे इंडिया में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो क्या था नेक्स्ट हमारा चैलेंज, क्या था कि चलो देश को आजादी मिल गई, अब हमें देश में अलग अलग स्टेट्स के बाउंड्रीज को डिसाइड करना था, ठीक है। दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो ये सोचकर अलग अलग स्टेट्स बना रहे थे। इस इशू में एक इशू ये भी था कि लोग लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाना चाहते थे, ठीक है। एंड इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे सबका अलग कल्चर है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसे में अलग अलग ग्रुप्स का मानना था कि उन्हें भाषा के आधार पर सेपरेट स्टेट चाहिए। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा कर रहे थे, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल चलता था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स तो अपनी मर्जी से स्टेट्स की बाउंड्री डिसाइड करते थे, ठीक है, जो उनको सिंपल लगता था, जो उनको आसान पड़ता था, उस हिसाब से वो स्टेट की बाउंड्री डिसाइड कर देते थे, या फिर जिस भी एरिया के ऊपर उन्होंने कब्जा करा उस हिसाब से उस स्टेट का वो बाउंड्री बना देते थे, ठीक है। पर अब तो हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया है ना, तो अब धीरे धीरे लोग बोलने लगते हैं कि हमें भाषा के आधार पर स्टेट्स चाहिए, ठीक है। Our national movement had rejected these division as artificial and had promised the linguistic principle as basis of formation of state. कह रहे हैं कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तब हमारे लीडर्स ने बोला भी था कि ब्रिटिशर्स ने जैसे स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है, हम उस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड नहीं करेंगे, हम भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में। The principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. कांग्रेस ने खुद अपने आप को लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को यूज करके डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पर क्या होता है, ठीक है, तो जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तब तो सबके दिमाग में ये था कि हाँ भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बना लेंगे, ठीक है, तब तो सबको ये कूल था, सबके लिए ये ठीक था कि हाँ भाषा के आधार पर स्टेट्स बना लेंगे। पर फिर क्या होता है, जब हमें आजादी मिलती है तो हमारा देश बंट जाता है, पार्टीशन होता है और पाकिस्तान बन जाता है। तो इस दौरान हमारे लीडर्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि देश ऑलरेडी बंट चुका है, अगर ऐसे सिचुएशन में हम लोग भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने लग गए तो हो सकता है कि हमारे देश की जो यूनिटी है वो खत्म हो जाए, देश और ज्यादा बंटने लग जाए। तो ये सोच सोचकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे वो इस टॉपिक को टालते रहते हैं। तो जनता डिमांड करती रहती है कि यार हमें भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट दे दो, पर हमारी गवर्नमेंट बार बार इस चीज को टाल रही थी कि बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो
और इसका कारण क्या था? मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज फ्रेश। हमारे लीडर्स को डर था कि देश और ज्यादा बट ना जाए, ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, और कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे देश की एकता खराब हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है, बार बार जब गवर्नमेंट इस चीज को टालती रहती है ना, तो अलग अलग एरिया से और ज्यादा डिमांड आने लगती है कि हमें भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए। तो देखो, आज के टाइम पर आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं। बहुत पहले के टाइम पर क्या था, इन सब को साथ में हम मद्रास प्रोविंस कहते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि उनको एक खुद का स्टेट चाहिए आंध्र प्रदेश नाम से। इसी के चलते वो लोग अलग अलग मूवमेंट भी करते हैं। तो इनका जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट का नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। और इस मूवमेंट में ये लोग कह रहे थे कि जो भी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्हें मद्रास प्रोविंस से हटकर एक खुद का स्टेट बनाना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इग्नोर करती है। ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश में, मतलब उस टाइम पर मद्रास प्रोविंस में एक लीडर थे जिनका नाम था पोट्री श्रीराम उल्लू। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे खुद का स्टेट नहीं मिल जाता, जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बन जाता। तो ये जो लीडर हैं, ये 56 डेज तक स्ट्राइक करते हैं, 56 डेज तक फास्ट करते हैं, खाना नहीं खाते, एंड उसके बाद इवेंचुअली इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इनकी डेथ होती है, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा हंगामा मचता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लग जाता है, लोग सड़कों पर आने लग जाते हैं, बहुत वायलेंस होने लग जाता है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि चलो ठीक है, हम एक अलग स्टेट बना रहे हैं आंध्र प्रदेश के नाम से, और ये बनता है दिसंबर 1952 में। इसी के साथ आंध्र प्रदेश हमारा पहला स्टेट बन जाता है जो कि भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ये सोचने लग जाती है कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट बनाना सही है या गलत है। इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है 1953 में। एंड इनसे पूछा जाता है, इस कमीशन से पूछा जाता है कि आप बताओ कि क्या भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना सही है या नहीं है। तो ये कमीशन एक रिपोर्ट लेकर आती है, और इस रिपोर्ट में इस कमीशन के लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो भाषा के आधार पर आप स्टेट्स बनाओ। इसी के चलते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, जिसके चलते 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं उस टाइम पर। अगेन ये हमारे एनसीईआरटी का ही एक कार्टून है, जहां पर नेहरू जी बीच में बैठे हुए हैं एंड आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड एक कार्टून है कि अलग अलग लोग नेहरू जी के पास जाकर हंगामा मचा रहे हैं कि हमें भी भाषा के आधार पर स्टेट्स चाहिए। नेहरू जी बीच में बैठे हुए हैं और सब जाकर हंगामा मचा रहे हैं कि हमको भी भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट पकड़ा दो। ठीक है, तो जब ये सब चल रहा था ना, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको ये डर था कि अगर हम भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाते जाएंगे तो देश की जो एकता है वो एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा ऐसा मानना था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने से सेपरेटिज्म हो सकता है। सेपरेटिज्म मतलब अलग अलग स्टेट्स ये बोलने लग जाएंगे कि हमें तो हटना है, हमें इंडिया से अलग होना है। ठीक है, पर धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि यार जनता चाहती है अगर भाषा के आधार पर स्टेट बनाना, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, और हमें ये उम्मीद थी कि अगर हम जनता की बात को मानेंगे तो ये जो सेपरेटिज्म की फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग कि देश में एकता कम हो रही है, ये सारी फीलिंग कम होने लगेगी। ठीक है, हमारा ये मानना था कि अगर हम अलग अलग रीजन के लोगों की डिमांड को सुनेंगे तो इससे देश में डेमोक्रेसी बढ़ेगी। और आज तो आजादी मिले हुए बहुत सारे साल हो गए हैं, तो आज हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं बिना डरे कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाने से इंडिया में यूनिटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। ठीक है, तो यार हमेशा याद रखना, डाइवर्सिटी जब होती है ना कहीं पर, जब अलग अलग लोग होते हैं ना कहीं पर, तो बहुत
नॉर्मल चीज है ये कि अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड्स करेंगे। अगर आप उनकी डिमांड को सुनोगे नहीं, चुपचाप खड़े रहोगे, तो उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी और हंगामा मचता जाएगा। पर अगर आप प्यार से सबकी डिमांड्स को सुनोगे, अगर आप प्यार से सबको एक्नॉलेज करोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और देश में डेमोक्रेसी बनी रहेगी। ठीक है। The path to politics and power was now open to people other than small English speaking elite. जब हमने भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाना स्टार्ट करा, तो उससे हमें ये भी रियलाइज हुआ कि अब इंडिया में हर भाषा बोलने वाले इंसान को एक ऐसी फीलिंग आएगी कि वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों को हम डेमोक्रेसी का पार्ट बना रहे हैं, हम हर एक इंसान तक, हर कल्चर या हर भाषा बोलने वाले इंसान तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से हम लोग प्रॉपर तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से स्टेट्स की बाउंड्रीज बना पाए। ठीक है, और जो हमारा डर था कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाएंगे तो यूनिटी चली जाएगी, वो डर मतलब डर ही था। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि हम कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाने से हमारे देश की यूनिटी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जब हमने स्टेट्स बनाया तो हमने एक्सेप्ट करा इस चीज को कि हाँ, देश में डाइवर्सिटी है, देश में सब लोग अलग हैं, पर हम उन सब की बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने संविधान, प्यारा सा एक संविधान बनाकर छोड़ दिया। नहीं, हमें उस संविधान को इंप्लीमेंट करना है। हमें समझना है कि लोग अलग हैं, तो भी हमें प्यार से बातचीत करके प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences. हमें ये मानना पड़ेगा कि देश में डिफरेंसेस हैं, देश में हर लोग, सब लोग अलग हैं, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन सबका अलग है। एंड जब लोग अलग होते हैं तो सबका अलग अलग ओपिनियन भी होता है। पर डेमोक्रेसी में हम हर एक इंसान की बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्लूरैलिटी है हमारे देश में, प्लूरैलिटी मतलब यही डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, तो आगे जाकर भी पॉलिटिक्स में हमने ये देखा कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो पहले ऐसे आंध्र प्रदेश बनता है, उसके बाद और भी हमारे स्टेट्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले बॉम्बे स्टेट जो था, वहां पर गुजराती भाषा बोलने वाले लोग भी थे, मराठी भाषा बोलने वाले लोग भी थे। फिर लोग बोलते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। इसी के चलते 1960 में हम महाराष्ट्र और गुजरात को बनाते हैं। ये डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू में भी आ जाता है कि बताओ गुजरात कब बना। ठीक है, तो याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में क्रिएट हुआ था। पंजाब की अगर हम बात करें तो पहले पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी थे, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी थे। फिर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों ने थोड़ा आवाज उठाया कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। इसी के चलते 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। मेघालय को हम आसाम से अलग करते हैं 1972 में। 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा को भी सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने थे, और नागालैंड, इस सबसे पहले नागालैंड स्टेट प्रॉपर बन चुका था कब? 1963 में। ठीक है, कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोग भाषा के आधार पर ही स्टेट मांगते हैं। कभी कभी लोग डेवलपमेंट को लेकर भी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये एक स्टेट है। ठीक है, इस स्टेट में क्या है, यहां पर तो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, पर यहां पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं चल रहा। तो ऐसे में यहाँ के लोग बोलने लग जाएंगे कि यार, हमें खुद का स्टेट बनाना है। अगर हम खुद का स्टेट बनाएंगे तो हम अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के केस में।
ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब कब बनाए गए थे? 2000 में क्रिएट किए गए थे। तेलंगाना ये एक नया स्टेट हमने बनाया था कब? 2 जून 2014 में। ठीक है, एंड अभी भी ऐसा नहीं है कि ये इशू खत्म हो चुका है। आज के टाइम पर भी अलग अलग एरिया से ये डिमांड आती रहती है कि उन्हें भाषा के आधार पर अलग स्टेट चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन से, यूपी का जो वेस्टर्न रीजन है वहां से हरित प्रदेश की डिमांड आती है। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है वो भी कहता रहता है कि हमें तो सेपरेट स्टेट चाहिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। कन्फेटी टाइम, जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो, हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और अभी भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा उस बच्चे के लिए क्लैपिंग होगी। काफी सारे बच्चों ने आंसर करा, मैंने आप सबके कमेंट्स को देखा है, पर इन बच्चों ने फास्टेस्ट आंसर करा है तो इन लोगों के लिए क्लैपिंग कर दो। त्रिश, अनवी, जगमोहन, निकाहत, पूनम, ऋतु, मानसी, वेरी गुड। हमारे पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसमें राइट आंसर था ऑप्शन सी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गुजरात वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे, गुजरात को बॉम्बे से अलग कब किया गया? 1950, 1960, 1970 या 1980? जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। जो भी बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उन लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ओके, तो ये तो थी हमारी यूट्यूब क्लास। पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो और बोर्ड एग्जाम में मचाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन कर लो, जहां पर लाइव क्लासेस होंगी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश की क्लासेस लाइव रहेंगी। अगर आप कोई क्लास मिस कर दो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब हम आपको कवर कराएंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मैं बताती हूँ आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में जितने महीने के लिए भी आपको हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ नीचे आपसे मांगा जाएगा एक रेफरल कोड, रेफरल कोड में लिख दो अनुष्या, ANUSHYA। जैसे ही आप यहाँ पर अनुष्या लिखोगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारे बैचेस दिखने लग जाएंगे। और ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 7 तक है। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल 7 से पहले पहले हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड लगाना अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको ये 30% डिस्काउंट मिले। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही आप ये कोड डालोगे अनुष्या, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। चलो, तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है, तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है सोशल स्कूल के नाम से, उसको ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज रात तक मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पर भेज दूंगी, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही सब बताना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।